हाय, मैं आपको एक अपहरण और हत्या के बारे में यह कहानी बताऊंगा जो न्याय पर दबाव डालेगा और मैसोला की भूमि की नैतिकता 1569 में होगी। गिरोलामो मार्टेली एक अमीर परिवार में वह फेरारा में पारिवारिक विला में रहता था और अध्ययन करता था। समान रूप से समृद्ध और शक्तिशाली परिवार के करीब मेनार्डा रोजालिया ओलिवियरी कैवलगेरी के एक कमांडर की बेटी पियर फेर्डिनांडो हथौड़ों जो बेसल की परिषद के दौरान बस गए थे, शिक्षित और युगीन थे, ने प्रतिष्ठित पदों को कवर किया, जबकि मेनारदास ने युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया। उनके पड़ोसियों हथौड़ों ने अध्ययन किया। गिरोलामो कोई अपवाद नहीं था। 19 साल की उम्र में वह पहले से ही डायमेंटिना कैसल में कर्तव्यों और कर कार्यालय में काम करता था। इसलिए जेरोम रोसालिया के अपहरण को रोकने में सक्षम नहीं होता, लेकिन इस दुखद कहानी का उपसंहार अलग होता अगर वह भी जीवित हो जाता। यदि आप कहानी का अंत तक अनुसरण करते हैं तो आप समझेंगे कि उस स्थान पर और उन वर्षों में कई विभिन्न कारणों से एक जटिल कहानी क्या बनाई गई थी। उस दोपहर जेरोम मेसोला के महल के नए अस्थायी कार्यालयों से रोसालिया के साथ निकलता है। एक यात्रा की योजना नहीं थी और जिसकी कोई जानकारी नहीं थी। जेरोम के पास काफी पैसा था, लेकिन वह गार्ड के एस्कॉर्ट के बिना कभी बाहर नहीं गया। उस दोपहर रोसालिया कैसे आती है? वह जेरोम और उस सारे पैसे के साथ अकेली बाहर जाती है। रोसालिया और गिरोलामो गांव के हेबर्टशरी की ओर जाते हैं। महल से 200 मीटर की दूरी पर मरियम और लीना द्वारा प्रबंधित। मरियम एक 16 वर्षीय लड़की है जो अपनी उम्र के लिए बहुत परिपक्व है। वह अपने दादा दादी के साथ रहती है। एक असफल डकैती के प्रयास के दौरान उसने अपने माता पिता को खो दिया। वह देश नहीं छोड़ता है, साथियों में शामिल नहीं होता है और हमेशा श्रीमती लीना के साथ दुकान में रहता है। रोसालिया बटन के कई बक्से खरीदने के लिए कहता है और मरियम को कीमत की गणना करने में कठिनाई होती है। रोसालिया अधीर हो जाती है। वह उसे बताता है कि उन्हें तत्काल कोडिगोरो के शिल्प केंद्र में जाना चाहिए, जहां सीमस्ट्रेस उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोसालिया कहती है कि वे 2 घंटे के भीतर वापस आ जाएंगे, लेकिन न तो वह और न ही जेरोम कल्पना करते हैं कि जल्द ही उसके साथ क्या होगा। रोसालिया की नई गाड़ी डची का उपहार शहर से दूर चला जाता है। पतवार पर जेरोम है और रोसालिया उसके बाईं ओर बैठता है। सड़क वनस्पति में डूब जाती है। एक मोड़ के आसपास एक शाखा गिर गई है और उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देती है, लेकिन जैसे ही वे इसे एक साथ स्थानांतरित करने के लिए नीचे जाते हैं, 2 लुटेरे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उनमें से एक क्रॉसबो को इंगित करता है। एक फुफकार और एक प्रभाव जेरोम ढह जाता है। रोसालिया उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकती है। बस उसी क्षण झाड़ियों से 2 व्यक्ति निकलते हैं जो उसे प्रतिक्रिया करने के लिए समय दिए बिना उस पर हैं और उसे अवरुद्ध करते हैं। उसे तुरंत हुड़ किया जाता है, लेकिन कैनवास के माध्यम से वह कुछ झलक पाने का प्रबंधन करती है। उसे बांधने के बाद उनमें से एक छोटी गाड़ी को छिपाने लगता है। दूसरा खजाने से पैसे लेता है और लड़की को दूर ले जाता है। रोसालिया की परीक्षा शुरू होती है। बंधी हुई और हुड़ वाली होती है। उसे घसीटा जाता है और जंगल के बीच में फेंक दिया जाता है। 2 लुटेरे उसकी शिकायतों के प्रति असंवेदनशील हैं और उसे जाने देने की अपील करते हैं। रोसालिया अब खुद को उन्मुख नहीं कर सकती है। खोया हुआ महसूस करती है। समझ नहीं पाती है कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। हुड की बनावट के माध्यम से निरीक्षण करने की कोशिश करता है। शाखाएं, पेड़, कुछ भी, लेकिन परिदृश्य हमेशा एक जैसा दिखता है। पेड़ सभी समान दिखते हैं। निराशा में वह अब आंसू नहीं रखता है। जैसे ही वह चलती है, वह रोती है और उसके जीवन के अंतिम वर्ष उसके पास से गुजरते हैं। उनका काम 13 साल पहले हंगरी के सैन्य अभियान के दौरान शुरू हुआ था। अपने पति के बारे में सोचो। रिचर्ड अपने चाचा के आदेश के तहत शूरवीरों में से एक। वह आश्वस्त है कि वह उसे फिर से नहीं देखेगी। हंगरी में उन दिनों उनके पिता और चाचा एक सैन्य तंबू के नीचे हरक्यूलिस का विरोध करने के साथ मेज पर आधुनिकता के बारे में बात करते हैं कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं अपने कपड़ों को, अपने कवच को दिखाती हैं। वे फ्लोरेंटाइन, अधिक आधुनिक, मर्दाना, सुरुचिपूर्ण में ईर्ष्या के साथ देखते हैं। मॉडर्न, वे एक नई केंद्रीकृत सैन्य उत्पादन प्रणाली पर चर्चा करते हैं, जहां कवच को फेरारा के डच्ची की ताकत को बढ़ाना चाहिए। हमें इस कठिन कार्य को सौंपने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। हमें सैन्य शक्ति और शक्ति की एक नई छवि देने की आवश्यकता है। सेना को बहुत मजबूत और मर्दाना दिखना चाहिए। मर्दानगी को बढ़ाना चाहिए। एक असाइनमेंट जो केवल एक महिला को सौंपा जा सकता है, लेकिन एक शिष्टाचार को नहीं।
हमें एक ऐसी महिला की जरूरत है जो सैन्य परंपरा के परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी हो। एक बार फेरारा में वापस रोसालिया को अदालत में बुलाया जाता है। ड्यूक के बगल में उसके पिता और चाचा उस पर गर्व से मुस्कुराते हैं। यह हर्क्यूलिस एंटोनियस और कॉर्नेलियस बेंटिवोग्लियो के आश्वासन को याद करता है। वह महिला है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। अगले हफ्ते दर्जनों दर्जी, लोहार और शोमेकर उनकी कृतियों को तैयार करने के लिए तैयार हैं। पेपर स्क्रॉल पर स्केच और कवच के कुछ हिस्सों को ड्रा करें, पैटर्न को काटें, जिसे वह फिर उत्पादन के लिए विभिन्न कारीगरों को सौंपता है। रिकार्डो और रोजालिया कोडिगो में रहते हैं। रोजालिया गांव में अपना सारा काम केंद्रित करती है। उनके करियर आपस में जुड़े हुए और व्यस्त हैं, लेकिन वे घर के करीब काम करते हैं और रोजालिया काम और पारिवारिक जीवन दोनों का प्रबंधन करती हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। सेना पूरी तरह से आधुनिक है और उस अवधि के यूरोप में सबसे शक्तिशाली आग्नेयास्त्र हैं। जब तक 1577 में डची एक गंभीर वित्तीय संकट में प्रवेश करता है। ड्यूक वास्तुकार अलेओटी को महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 2 महल डिजाइन करने का आदेश देता है, गारफगना और मेसोला कैसल में मोंट अल्फोंसो। 2 साल बाद काम शुरू होता है। टैक्स जमा करने के लिए आपको क्लर्क भेजना होगा, लेकिन कोई भी उस दूरस्थ क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है, इसलिए हमें उसकी रक्षा के लिए एक नए गैबेलियर और कुछ सेना की आवश्यकता है। गिरोलामो मार्टेली को चुना जाता है और उनके एस्कॉर्ट के लिए रोसालिया के पति रिकार्डो नाजारी को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उसके साथ लंबे अनुभव के 5 कामरेड इन आर्म्स। रिकार्डो और रोसालिया के विपरीत जो कार्य से बच नहीं सकते हैं, गिरोलामो केवल प्रतिष्ठा के कारणों के लिए स्वीकार करता है। नए बसे वह अपने कार्यालय में क्षेत्र का नक्शा लटकाता है। इसकी क्षमता का क्षेत्र पूर्वोत्तर में स्थित है, जो वेनिस गणराज्य के साथ सीमा पर सबसे चरम बिंदु है। पूर्व में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण में कई गांवों के साथ मेसोला का जंगल और कोमाचियो की घाटियां। रोजालिया इसके विपरीत पिछले वर्षों में कोडिगो में अपने निवास के आसपास सभी शिल्प गतिविधियों को विकसित करने के बाद अब सप्ताह में कम से कम एक बार जोखिम भरी यात्रा पर जाने के लिए मजबूर है, खासकर यदि आप एक वैगन धीमी और भारी का उपयोग करते हैं। उसके काम के लिए उसे एक युवा घोड़े द्वारा एक हल्की, तेज और खींची हुई छोटी गाड़ी दी जाती है। उन समय तक उन क्षेत्रों और यहाँ तक कि उन गांवों तक जिन्हें गिरोलामो को अब करों को इकट्ठा करने के लिए जाना चाहिए, नो मैंस लैंड थे, प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच संघर्ष का एक स्थान। घाटियों के हमलावर उत्तर से आ रहे हैं और कोमाचियो के भेड़िए दक्षिण से आ रहे हैं। वास्तुकार अलेओटी महल को उस क्षेत्र के केंद्र में रखता है और एक विशेष दीवार को डिजाइन करता है। यह दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करने और घर के पुरुषों, घोड़ों और आग्नेयास्त्रों के लिए कार्य करता है। इसके अलावा उत्पादन केंद्रों से इसकी दूरी के कारण इसमें स्थानीय कार्यशालाएं और आवास हैं। एक रणनीतिक इमारत जिसे कुछ पुरुषों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो एक अभेद्य किले या सैन्य अपराध शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु बन सकता है। उस क्षेत्र में काम करने के लिए रिकार्डो डेनियला और उसके पिता रेंजो एक फल और सब्जी व्यापारी से मिलता है। पिता बताते हैं कि डेनियला उनके साथ तब से हैं जब वह अपनी यात्रा पर एक बच्चा था, और आज डेनियला जो 19 है, अच्छी तरह से सड़कों, घाटियों, मैदानों, क्षेत्रों से बचने के लिए जानता है, जैसे कि क्विकसैंड और दलदल, गांवों और आपराधिक स्थिति। वह खुद की देखभाल करती है और इसकी सिफारिश करती है। रिकार्डो उस लड़की की प्रस्तुति से संतुष्ट है जिसे एक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा गया है। कुछ दिनों बाद उन्होंने रिकार्डो को भौगोलिक और आपराधिक स्थिति की पूरी तस्वीर के साथ प्रस्तुत किया। गिरोह के नेता द वोल्व्स ओनफ कोमाचियो के साथ पहली बैठक आयोजित की जाती है। उनके नेता कठिन आर्थिक स्थिति और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के खिलाफ उनके गुरिल्ला युद्ध, उन घाटियों की वास्तविक समस्या कम से कम उनके दृष्टिकोण से बताते हैं। घाटियों के हमलावर वेनिस के भाड़े के सैनिकों के वंशज हैं, जो सैन्य पदों के बिना बने रहे, छोटे समूहों में पुनर्गठित हुए और खतरनाक अपराधी हैं। खेतों पर छापा मारा और जलाया, अमीर व्यापारियों की लूट, मवेशियों की चोरी और अपहरण, पूरे परिवार नरसंहार, मानव तस्करी, हिंसा और यातना फमोआ। दूसरी ओर कोमाचियो के भेड़िए अवैध नमक की निकासी और बिक्री का प्रबंधन करते हैं, गुप्त रूप से लिकर को डिस्टिल करते हैं, निषिद्ध और अवैध हथियार बेचते हैं। एक समृद्ध कारोबार जो उनके मालिक को एक निश्चित आर्थिक उपलब्धता और कार्रवाई के लचीलेपन की अनुमति देता है। घाटियों के हमलावरों और उनके नेता
किसी भी बैठक को स्वीकार नहीं करते हैं और डची की सैन्य ताकत की जांच जारी रखते हैं। झड़पें एक दूसरे का अनुसरण करती हैं, क्योंकि कोमाचियो के भेड़िए गार्ड के साथ एक समझौता करते हैं और रिकार्डो को अन्य आपराधिक गिरोहों को दूर रखने के लिए जारी रखने का वादा करते हुए उनकी मदद की पेशकश करते हैं। बदले में गार्ड को हस्तक्षेप किए बिना उसे अपना व्यवसाय करने देना चाहिए। और रोसालिया को पता नहीं है कि उसका अपहरण करने वाले लोग कौन हैं या वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जो हुआ उसके लिए उसका मनोबल जमीन पर है, लेकिन उस क्षण तक उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है। वह सोचती है कि वे फिरौती मांगना चाहते हैं, लेकिन अचानक नोटिस कुछ परिचित, एक टॉवर। यह मठाधीश का टॉवर होना चाहिए, एक ईंट की इमारत। एक तरफ पानी बहुत ऊंचा है और दूसरी तरफ घाटियां हैं। वह समझती है कि वह महल से बहुत दूर नहीं है। शायद फिर इन पुरुषों की योजना और उसे डूब गई। उसे कुछ ईंटों से तौलें और उसके शरीर को नीचे की ओर ताला में छिपा दें। इस तरह उस पर जेरोम की मौत का आरोप लगाया जाएगा और डची के पैसे लेकर भाग गए। उस पल में वह निश्चित है कि वे उसे डूब गए होंगे और विरोध करना शुरू कर देंगे। शुरू में वह अपने इरादे में सफल हो जाती है। फुटपाथ उसकी मदद करता है। लुटेरे उसे बाहर खींचते हैं और घास पर वह स्लाइड करना शुरू कर देती है। फिर वे उसे आगे बढ़ाते हैं, पानी की ओर, और घाट की सीढ़ी के नीचे रोसालिया लड़ना जारी रखती है। वह उस अन्यायपूर्ण अंत को स्वीकार नहीं करना चाहती है, उसके और उसके परिवार के लिए एक अपराध की सजा जो उसने नहीं की थी। मछुआरे अक्सर उस बिंदु पर बैठते हैं क्योंकि मछली ताला के उस तरफ रहती है। वह एक सांस लेता है, ध्यान केंद्रित करता है और चिल्लाता है, मदद करो। तुरंत लुटेरे रुक जाते हैं। वे एक हाथ से उसकी नाक और मुंह पर हुड निचोड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है और दोनों उसे कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वह अब सांस नहीं ले सकती है और जैसे ही वह होश खोने लगती है, दोनों उसे किनारे पर धकेल देते हैं। कुछ मिनट बीत जाते हैं। रोसालिया को दूर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वह अपने चेहरे पर ताज़ी हवा महसूस करती है। इसे लंबे समय तक सांस लेती है और ठीक हो जाती है। वह एक पल के लिए स्वतंत्र रूप से देखने का प्रबंधन करती है, लेकिन तुरंत हुड़ हो जाती है। एक डाकू उसके साथ है, दूसरा चला गया है। यात्रा अभी भी चलती है। रोसालिया यंत्रवत भ्रमित होकर चलती है, लेकिन उस समय वह अभी भी जीवित है। निरंतर वह उस संकेत को देखता है जो खतरे की चेतावनी देता है। एक खोपड़ी। वे घोस्ट विलेज में एक अलग और निर्जन स्थान पर जाते हैं। वह अपने मार्ग के कुछ संकेत छोड़ने के लिए सोचती है। धीरे धीरे उस कंगन को परेड करती है जो रिकार्डो ने उसे दिया था और उसे जमीन पर स्लाइड करता है। घोस्ट विलेज कभी लंबरजैक और उनके परिवारों द्वारा बसा हुआ था। मलेरिया ने उन सभी को मार डाला। लकड़ी और पुआल से बने घर वनस्पति के बीच गायब हो रहे हैं। गांव के केंद्र में पुराने सराय की छत है। वे गांव के परित्यक्त घरों के बीच से गुजरते हैं। ब्रिगेड उस जगह के हर दरार को पूरी तरह से जानता है। पोर्टा रोसालिया पुराने ऑस्ट्रिया के केंद्र में है। उसके पैर को एक मेज पर बांधने के बाद बिना एक शब्द कहे वह दूर चला जाता है और चला जाता है। अकेले छोड़ दिया, वह भागने की योजना का अध्ययन करना शुरू कर देती है। शाम से पहले कोई भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं करेगा और रात होने से पहले उनके पास बहुत कम समय होगा। उसे बचना चाहिए और खुद को मुक्त करने की कोशिश करने लगता है। चमड़े के कंधे के बैग में छोटी सी मस्ट्रेस कैंची रखना याद रखें। कठिनाई के साथ वह उन्हें पकड़ने का प्रबंधन करता है और बद्धी को उकेरना और भड़काना शुरू कर देता है। वह सोचती है कि वह उस समय अकेली है, लेकिन वास्तव में कुछ मिनटों के लिए कोई उसे एक झाड़ी के पीछे से देख रहा है। अचानक अपने अधिकार के लिए शोर, एक सरसराहट। वह उस बिंदु की ओर मुड़ता है जहां से शोर आया था, लेकिन कुछ भी नहीं देख सकता है। लेकिन वह एक स्तंभ के पीछे कुछ हिलता हुआ देखता है। यह वहां है, झाड़ियों में कुछ है। ये आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन चलता है। वह उन्हें चक्कर लगा रहा है। एक भेड़िया अपने हाथों को हिलाने में असमर्थ, वह अपने मुक्त पैर को जमीन पर जोर से मारता है। जानवर दूर चला जाता है। अब उसके शरीर में एड्रेनालाइन है और उसे लगता है कि उसके पास हंसबम है। अपने दांतों को पीसकर वह अपनी पूरी ताकत से खींचना, फाड़ना और झटका देना शुरू कर देता है। लेकिन यह निराशा की ताकत है और यह मुक्त हो जाता है। वह तुरंत हुड को हटा देता है और अंत में पूर्ण फेफड़ों में सांस लेने का प्रबंधन करता है। संतुष्ट और दृढ़ संकल्प से भरा, अब वह घर जाना चाहती है, जो भी लेता है। इस बीच उसका इंतजार कर रहे परिवार के सदस्यों ने अलार्म उठाया। रिकार्डो सुदृढ़ीकरण की तलाश में जाता है। चौक में चर्च के सामने सींग बजाता है। फिर वह सराय में स्वयंसेवकों की तलाश में जाता है, लेकिन लोग डरते हैं।
कोई भी अभियान में शामिल नहीं होता है, लेकिन वे प्रार्थना करेंगे कि जेरोम और रोसालिया जीवित और अच्छी तरह से हैं। रिकार्डो एक सहयोगी और डेनियला के साथ आगे बढ़ता है, जो खुद को उन्मुख करने में सक्षम है। महल के अन्य गार्ड एक परिवहन वैगन लेते हैं, आग्नेयास्त्रों सहित कई हथियार लोड करते हैं और कुछ मिनट देर से उनका पालन करते हैं। वे गांव के बाहर वनस्पति के बीच छिपी हुई छोटी गाड़ी पाते हैं। उसे यह असंभव लगता है कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा या सुना। डेनियला को घास में निशान मिलते हैं, लेकिन उस समय वे नहीं जानते कि जेरम का शरीर झाड़ियों में कहीं छिपा हुआ है। मठाधीश के टॉवर पर डेनियला स्पष्ट रूप से देखती है कि वे विभाजित हो गए हैं। ट्रैक 2 दिशाओं में जारी हैं, एक जलमार्ग की ओर और दूसरा भूतगांव की ओर। डेनियला को रोसालिया का कंगन मिला। अनिश्चित है कि क्या रोकना है और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करना है। रिकार्डो जारी रखना पसंद करते हैं और उन्हें आश्चर्य से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह अपनी मुट्ठी में बंदूक के साथ आग लगाने के लिए तैयार है, जबकि मोरो एक तलवार का उत्पादन करता है और इसका उपयोग करने के लिए तैयार है। जब वे उसे देखते हैं तो वे पहले घरों में पहुंचते हैं। यह रोसालिया है। वह उस जगह से कैंची और हाथ में फावड़ा लेकर निकलती है। रोसालिया बच जाती है, लेकिन जेरोम के बारे में बताती है। रिकार्डो उसे समझाता है कि वे अब कुछ नहीं कर सकते। ये अंधेरा है, वे अकेले हैं, देश में नागरिकता बनी हुई है, उन्हें वापस आना होगा। अगले दिन जेरोम का शव मिला। हत्या का हथियार एक क्रॉसबो डार्ट है। शिकार। पुराने परित्यक्त सराय में कैद के संकेत पाए जाते हैं। रस्सियों, हुड, विभिन्न मुद्राओं में बहुत सारा पैसा, जिसमें गिरोलामो के पास सभी शामिल थे। नमक से भरे दर्जनों बैग हैं। एक कोने में 6 बोतल शराब के साथ एक छाती। यह माना जाता है कि अपराधी कोमाचियों के भेड़िए हैं। रिकार्डो पुरुषों और साधनों के लिए पूछता है, लेकिन मोहरे की दुकान के हितों का लेखा जोखा आता है। यह पुष्टि करता है कि डच्ची के वित्त अन्य खर्चों की अनुमति नहीं देते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से नागरिकों से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। किसी ने नहीं देखा या सुना है। हर कोई कहता है कि वे कुछ नहीं जानते। मैं उसे अपराधी खोजने में मदद नहीं कर सकता। नागरिक डरते हैं। वर्षों से वह इन दस्यु की स्थानीय घटनाओं का शिकार रहा है। अपराधी अज्ञात हैं। जोर देने की जरूरत नहीं है, वे रिकार्डो से कहते हैं। भगवान का शुक्र है कि आपकी पत्नी बच गई। मामले को खारिज किए जाने की संभावना है। सज्जन उगोलिनो मार्टेली, गिरोलामो के पिता, इसके बारे में सोचते हैं। वह अपने बेटे की मौत के लिए न्याय चाहता है। मां गाइनवरा ने पड़ोसियों को काम पर रखने का प्रस्ताव रखा। उगोलिनो एक स्वर्ण पदक प्रदान करता है, लेकिन मेनारदास मुआवजे के लिए पूछे बिना स्वीकार करते हैं। वे अपनी ताकत दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। प्रशिक्षण शिविर में अपने दिन बिता सकते हैं। वे बचपन के दोस्त का बदला लेंगे, अपार खुशी के साथ। कवच में शूरवीरों को कोमाचियों के बाहर एक तटबंध पर माप लेते हुए देखा जाता है और तोपों को वहां लाने की बात करते हैं। कोमाचियों के लॉर्ड्स को तुरंत सूचित किया जाता है। अफवाहें हैं कि कई पुरुष तेजी से दौड़ रहे हैं। 2 घंटे बाद कोमाचियों के भेड़ियों के नेता ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए खुद को गार्ड के सामने पेश किया। वह तुरंत चकित और सहयोगी है। वह एक मेज के चारों ओर आने और बैठने का प्रस्ताव करता है। वह एक छोटा सा उपहार लाया और 6 बोतल शराब के साथ एक छाती दिखाता है। मांद में पाए जाने वाले सामान। यह पुष्टि करता है कि भूत गांव में पुराना परित्यक्त सराय वास्तव में उनका गोदाम है। अन्य कैश के साथ इसका उपयोग नमक को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में छांटा जाता है और विपणन के लिए गाड़ियों पर लोड किया जाता है। वह स्पष्ट रूप से उनकी भागीदारी को बाहर करता है। उन्हें फ्रेम करने के उद्देश्य से रोसालिया को वहां रखा गया था। वह उन्हें बहुत सारे सबूत देता है। वह जांच में उपयोगी जानकारी जोड़ता है, जो सभी उसके संस्करण का समर्थन करता है। शाम को वह सभी को समझाने में कामयाब रहा। रिकार्डो, रोसालिया के पिता और मेनार्डा भी, जो इसके बजाय उसे डिकैपिटेट करना चाहता था। सत्य की खोज अगले दिन विपरीत दिशा में उत्तर की ओर जारी रहती है। जांच से एक विदेशी का संदेह होता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक जासूस है, एक सहयोगी जो घाटियों के हमलावरों के लिए काम करता है। उसे मिरियम के हेबर्डशरी के पास देखा गया था, फिर उसे महल के पास देखा गया, लेकिन बाद में भी रोसालिया के घर के पास। उसका नाम ग्यूसेपिना टोरिसेली है। गार्ड उसे खोजने और गिरफ्तार करने का प्रबंधन करते हैं। जोसेफिन के कब्जे के साथ, जिसे गिरोह में द वाइपर कहा जाता है, नेता उग्र एक प्रतिशोध की व्यवस्था करता है। अपने आदमियों को इकट्ठा करो। घाटियों के हमलावरों ने एक गांव में तूफान लाने के लिए पाल स्थापित किया। वे नदी में कपड़े धोने वाली महिलाओं का एक समूह पाते हैं। वे उन्हें बंधक बना लेते हैं।
वे 2 बच्चों को मारते हैं जो अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। फिर वे घरों को लूटना शुरू कर देते हैं। वे गार्ड, पियर फर्डिनांडो और उनके शूरवीरों के साथ रिकार्डो की सहायता के लिए आते हैं। मेनार्दा और उनकी पैदल सेना। डुकल ईगल्स हमला। टकराव भयंकर है। लुटेरों को गोली लगी है। धनुषाकार द्वारा काटा गया। ये नरसंहार है। प्रमुख नावों को पीछे हटने का प्रयास करता है, लेकिन उन पर पियर फर्डिनांडो के घुड़सवार सेना द्वारा आरोप लगाया जाता है, जो उसे कोई बच नहीं पाता है। वे सभी 2 बहुत छोटे को छोड़कर मौके पर ही निष्पादित होते हैं। घाटियों के हमलावरों ने उस दोपहर को अपने कुख्यात आपराधिक कैरियर को समाप्त कर दिया, लेकिन उस प्रतिक्रिया ने स्थानीय आबादी के व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया है। मैसोला का महल 3 साल बाद पूरी तरह से चालू हो गया। एक नया क्लर्क आता है और यहाँ तक कि कोमाचियो के भेड़िए भी बिना किसी अन्य समस्या के अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, मैं आपको सलाह देता हूँ, भयावहता का महल